नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं। मुट्ठी में है पल तो होगे सफल आज और कल। स्वाभाविक है, इस प्रश्न का संबंध समय से है, समय के प्रबंधन से है। इन दिनों आप जानते हैं, दो खबरें बहुत चर्चा में हैं। दोनों का संबंध एक व्यक्ति से है। एक प्रेरणापूर्ण, दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण। और शायद मेरा संकेत आपको समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, और साथ ही हम जिक्र कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं एक पत्र लिखा धोनी को, जिसका सार ये था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है आपके सपने, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा समय का नंबर 1 सर्वाधिक और नंबर 2 सर्वोत्तम उपयोग। सर्वाधिक का संबंध है मात्रा से, सर्वोत्तम का संबंध है किस्म से। और आप खुद भी ये बात जानते हैं, 15 अगस्त महेंद्र सिंह धोनी ने शाम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, और उस दौरान जो बातें उन्होंने कही वो आप सबको शायद अच्छी तरह से पता है। मैं पल दो पल का। अब बताइए, ये पल दो पल जो कभी कभी का गीत है, उस पल दो पल वाले गीत में आपको विश्वास शायद नहीं होगा, पल शब्द 43 बार आया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी। और मैंने इस बात पे इसलिए जोर दिया कि ये सच्चाई है कि जिंदगी मिले ना या मिले दोबारा, लेकिन ये पल कभी नहीं मिलेगा दोबारा। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जिसकी मुट्ठी में पल नहीं, उसकी झोली में कल नहीं, वो जिंदगी में सफल नहीं। तो जिसकी मुट्ठी में पल नहीं, उसकी झोली में कल नहीं, वो जिंदगी में सफल नहीं। और इसलिए समय कितना महत्वपूर्ण होता है, आप इशारा समझ गए। कहा जाता है, वक्त का है तकाजा, वक्त आएगा, वक्त जाएगा, वक्त को संभाल कर रखना कम वक्त, ये वक्त ही बेवक्त काम आएगा। असल में बात ये है, वक्त पर खुद को दे वक्त इतना कि वक्त पर पूरा हो सके तेरा हर सपना। धोनी के लिए बहुत सारे विशेषण इस्तेमाल किए गए, लेकिन आप जानते हैं एक विशेषण जिस पर व्यापक सहमति है, द ग्रेट फिनिशर, यानी कि जो सही समय पर निर्णय लेकर के मैच को परवान चढ़ा देते थे, द ग्रेट फिनिशर। और आप जानते हैं, तीनों प्रकार के जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हुए, तीनों में उन्होंने भारत को फतेह दिलवाई। ग्रेट फिनिशर यानी कि उनमें एक जबरदस्त टाइम सेंस था, कब कैसे खेलना है, धीरे या तेज, कब छक्का मारना है, ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती थी। उनसे हम प्रेरणा लें कि हम वक्त का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि वक्त निकल गया तो कुछ भी वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, वक्त का नंबर 1 सर्वाधिक और नंबर 2 सर्वोत्तम इस्तेमाल करना सीखिए। मोस्ट एंड बेस्ट किस लिए? यदि आप जीवन में नंबर 1 सफलता चाहते हैं और नंबर 2 प्रसन्नता चाहते हैं, तो सफलता और प्रसन्नता के लिए हमें वक्त का सर्वाधिक और सर्वोत्तम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि वक्त की क्या आदत है, जैसा भी हो वो गुजर जाता है। ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, और वो ये कि काश मैं वक्त पर चेत गया होता। और ज्यादातर हम क्या शिकायत करते हैं, हम एक शिकायत करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें सुंदरता नहीं दी, सफलता नहीं दी, संपन्नता नहीं दी, स्वस्थता नहीं दी, प्रसन्नता नहीं दी। सच बात यह है, ऊपर वाले ने
हमारे साथ कितना भी अन्याय किया हो, लेकिन जहाँ तक समय उपलब्धता का प्रश्न है, उसकी निष्पक्षता बेमिसाल है। क्या उसने हर एक को एक साल, एक महीना, एक पखवाड़ा, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड बराबर बराबर टाइम दिया है कि नहीं दिया है? और फिर भी हमारी एक ही शिकायत है, और वो है टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। सच बात ये है कि हम वक्त का, जैसा मैंने आपसे कहा, सर्वाधिक और सर्वोत्तम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जानते हैं वक्त की एक विशेषता है, और विशेषता क्या है कि आज की तारीख के ये पूर्वाह्न के 10:05 और 10 सेकंड कभी लौट के आने वाले नहीं। ये वक्त की विशेषता है कि वह कभी लौट के नहीं आता है। और दूसरी बात, वक्त कैसा भी हो, उसकी एक अच्छी आदत है, वो गुजर जाता है। पुराने जमाने में एक बहुत अच्छा फिल्मी गीत था, रात रंगीन तो सुबह संगीन, और सुबह संगीन तो रात रंगीन, किसके रोके रुका है सवेरा। तो सच बात ये है कि वक्त को आप रोक नहीं सकते, लेकिन याद रखिए वक्त की आदत है गुजरना। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा वक्त कैसा गुजरता है। ध्यान दीजिए, त्रस्त का कटता नहीं है, पस्त को फलता नहीं है, अस्त व्यस्त से संभलता नहीं है, अति व्यस्त को मिलता नहीं है, और मदमस्त को पता चलता नहीं है। चुनाव आपका है कि आप पहली 4 श्रेणी के लोगों में से हैं। यदि आप पहली 4 श्रेणी के लोगों में से हैं, तो जिंदगी में आप केवल शिकवो शिकायत करते और हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि आप त्रस्त हैं, आप पस्त हैं, आप केवल दिखाने के लिए अति व्यस्त हैं, और सच बात है कि आप अस्त व्यस्त हैं। इसलिए क्या कोशिश करिए कैसे हम मदमस्त बने। ये जो पहली 4 श्रेणी के लोग हैं, इनके लिए हम कहते हैं टायर्ड ऑल द टाइम। हर वक्त ये थके थके पिटे पिटे दिखाई देंगे। लेकिन जो अंतिम श्रेणी है RATT, ये है रिजुविनेटेड ऑल द टाइम। हर वक्त उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ भरा हुआ दिखेगा, क्योंकि इसने वक्त का सही तरीके से और सर्वाधिक इस्तेमाल करना सीख लिया, और ये जानता है कि उल्लास के बिना सब कुछ खल्लास। जिंदगी में उल्लास नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए वक्त के महत्व को समझिए और उसका सर्वाधिक इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। वक्त की क्या विशेषता होती है, जरा ध्यान दीजिए आप। नंबर 1, वक्त अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। आप जब से मेरे सामने बैठे हैं, ध्यान दीजिए कितना वक्त निकल गया, क्या आप उसको देख पाए क्या? तो वक्त क्या है? इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। वक्त इनटेंजिबल है, अमूर्त है, आप उसको छू नहीं सकते। और यदि आप छू सकते होते तो आप उसको पकड़ लेते, और यदि आप उसको पकड़ लेते तो आप उसको अपने जेब में, अपने पर्स में, अपनी अलमारी में, अपने ड्रॉर में, अपने लॉकर में बंद करके रख देते, और जब चाहिए तब आप उसका इस्तेमाल करते। वक्त छुआ नहीं जा सकता। नंबर 3, वक्त अनपलट है। मैंने आपसे क्या कहा? इस टाइम, इस दिन जो बजा है, ये कभी लौट के आने वाला नहीं है, और इसलिए वक्त क्या है? इरिवर्सिबल है। वक्त असुधार्य है, गलती हो गई, चाहे वो कैकेयी से हुई हो, चाहे वो मंथरा से हुई हो, चाहे वो दुर्योधन से हुई हो, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए वक्त क्या है? इरिट्रीवेबल है, और वक्त अप्रतिस्थापनीय है, यानी कि वक्त की जगह कोई ले नहीं सकता। मैंने कई बार ये बात सुनी अंग्रेजी में, टाइम इज मनी। वक्त जो है वो पैसा है। सच बात ये है, वक्त पैसा नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, पैसा लौट के आ सकता है, लेकिन वक्त कभी लौट के आ सकता। और यदि टाइम इज मनी होता तो याद करिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने बचपन में अपनी माँ को कहा था कि मैं दुनिया को जीत करके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, उसने 33 साल की उम्र में, ऐसा कहते हैं, सारी दुनिया को जीत लिया था। और आप जानते, भारत भी आया था पोरस के साथ उसकी कहानी, और एक साधु के साथ उसकी कथा आपने सुनी होगी, नहीं तो किसी समझदार से दोबारा सुन लीजिए। जब वो लौट रहा था अपनी माँ को एक खुशखबरी देने के लिए कि मैं सारी दुनिया जीत चुका हूँ, तुमने मेरी मजाक उड़ाई थी, रास्ते में बीमार पड़ गया,
दुनिया के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैद्य उसके चारों ओर खड़े हैं और अलेक्जेंडर दहाड़े मार मार करके रो रहा है कि किसी तरह से मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो। और सारे वैद्य एक ही बात कहते हैं, अलेक्जेंडर यदि तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त होता, 60 मिनट का वक्त होता, 3600 सेकंड का वक्त होता, हम तुम्हें जरूर घर पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या करें, अब तुम्हारे पास वो बचा नहीं है। अलेक्जेंडर कहता है, इतनी दौलत, इतनी जमीन जायदाद, इतना सोना चांदी जेवरात, आप सब ले लो, लेकिन मेरे को मेरी माँ के पास पहुंचा दो। और सबका वही जवाब कि सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद वक्त को नहीं खरीद सकते। इसलिए बेटा ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, टाइम इज मनी। सच बात ये है कि आप इस बात को मत भूलिए कि आप वक्त को नहीं खरीद सकते। कितना वक्त आपके पास बचा आप जानते नहीं हैं, क्योंकि वक्त ही जिंदगी है। टाइम इज लाइफ, ध्यान दीजिए, वक्त ही जिंदगी है। और इसलिए हम क्या कहते हैं, हम ये बात कई बार सुनते हैं कि आप 1 वर्ष का महत्व जानना चाहते हैं तो इस वर्ष फेल हुए विद्यार्थी से पूछिए। 1 महीने का महत्व जानना चाहते हैं तो पूछिए उस माँ से जिसने परिपक्वता पूर्व संतान को जन्म दिया है। 7 दिन के महत्व को जानने के लिए किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से पूछिए कि उसको कितनी हड़बड़ाहट हो रही है। और 1 दिन का महत्व किसी दिहाड़ी मजदूर से पूछिए जिसकी आज की दिहाड़ी बेकार चलेगी। और खास करके आज आप जानते हैं दिहाड़ी मजदूरों के साथ क्या हो रहा है इस महामारी के दौरान। 1 घंटे का महत्व सिकंदर से पूछिए, मैंने बता दिया। 1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से जानिए जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपनी जान बचा ली हो केवल 1 मिनट के कारण। 1 सेकंड का महत्व वही बता सकता है जो किसी दुर्घटना से बाल बचा हो। और 1 अणु सेकंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो कि उस 1 अणु सेकंड के कारण स्वर्ण पदक पाते पाते किस पे अटक गया, रजत पदक उठ गया। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, क्या वाकई आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं? और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा, असल में हम बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं होते हैं, हम अस्त-पस्त होते हैं। तो सच बात यह है, हम व्यस्त नहीं होते, हम अस्त-पस्त होते हैं और ये ज्यादातर सही है। इसलिए अपने आप से आप दोबारा ये सवाल पूछते रहिए कि क्या वाकई आप सृजनात्मक रूप से व्यस्त हैं। उसी तरह से आप अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, एक डायरी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए, उसमें आप रिकॉर्ड रखिए। कोशिश करिए जितना छोटे से छोटे वक्त का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं रखिए। पल का रखिए, क्षण का रखिए, मिनट का रखिए, 1 घंटे का तो कम से कम रख ही लीजिए। यदि आप इससे कम का नहीं रख सकते, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाइए ताकि आप जान सकें कि कहाँ आपने अपने वक्त को बर्बाद किया, कहाँ आप अपने वक्त का इस्तेमाल कर सकते थे और कहाँ आप अपने वक्त का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सकते थे। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानने की। फिर एक बात इम्पॉर्टेंट है, समय प्रबंधन के बारे में आपकी क्या समस्या है। आप तय करते हैं सुबह उठने के लिए और आप नहीं उठ पाते। आप तय करते हैं कि आज से दोपहर को नहीं सोऊंगा, खाली पढ़ाई करूंगा, लेकिन आपको सुस्ती आ जाती है। कि आप तय करते हैं कि अब मित्रों से मैं ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा, मेरे मोबाइल पर मैं टाइम नष्ट नहीं करूंगा, सोशल मीडिया को मैं ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा, लेकिन आपके ये सारे के सारे संकल्प धरे धराए रह जाते हैं। इसलिए अपने आप से पूछिए कि आपका समय प्रबंधन से संबंधित क्या समस्या है। और एक बात याद रखिए, वर्क स्मार्टर देन हार्डर, यानी कि जो आप काम करते हैं उसको स्मार्ट ढंग से करिए, हार्ड ढंग से। गणेश चतुर्थी, कल ही हमने गणेश जी को याद किया। कहानी आपको भी याद होगी, गणेश और कार्तिकेय में कौन ज्यादा विवेकपूर्ण है, क्योंकि ये प्रस्ताव आया कि जो ज्यादा विवेकपूर्ण है उसका विवाह पहले होगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों को बुलाया, दोनों को बताया कि ये प्रस्ताव तुम्हारे लिए है, जो भी सिद्ध कर देगा कि मैं ज्यादा विवेकपूर्ण हूँ, सबसे पहले विवाह उसका किया जाएगा। शायद आपने कथा सुन रखी है, नहीं तो ऐसी कथाएं जरूर सुनिए। हमारा भारतीय वांग में भरा हुआ है ऐसी कथाओं से। नतीजा क्या हुआ, कार्तिकेय ने सोचा आखिर मैं बड़ा भाई हूँ, दूसरा मेरी सवारी एक मयूर और
गणेश की सवारी एक चूहा, ये कैसे मेरा मुकाबला कर सकेगा। और वो चल दिए विश्व यात्रा पर, क्योंकि बात यही थी कि जो दुनिया का चक्कर लगा के सबसे पहले पहुंचेगा उसको तवज्जो दी जाएगी। नतीजा क्या हुआ मैंने आपको बताया, एक निकल पड़ा वरुण पर, लेकिन गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के 7 फेरे काट लिए और 7 फेरे के बाद माता पिता को याद दिलवाया। हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि माता पिता ही तो असली दुनिया है, और मैंने दुनिया के 7 चक्कर लगा लिए, वरुण तो जब आएगा तब आएगा। देखिए, वर्क स्मार्टर देन हार्डर, हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। आप बहुत तेजी से जा रहे हैं, लेकिन यदि आप गलत दिशा पे जा रहे हैं तो बताइए आप कैसे पहुंचेंगे। इसलिए पुरानी बातें याद करिए। हमें सीढ़ियां गिननी नहीं है, हमें सीढ़ियां चढ़नी है। हमें चलना नहीं है, हमें पहुंचना है। हमें पढ़ना नहीं है, हमें बनना है। इसलिए वर्क स्मार्टर देन हार्डर। और यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्वाभाविक है आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट, बट लेट देयर बी नो लेटर फॉर द फ्यूचर। भूत से सीखिए, भूतकाल से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी असफलताओं से सीखिए, अपनी विफलताओं से सीखिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में जीने की कोशिश करिए, इस पल में जीने की कोशिश करिए। मैं दोहरा रहा हूँ, जिसकी मुट्ठी में पल नहीं है, उसकी झोली में कल नहीं है, वो जिंदगी में सफल भी नहीं है। तो लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान की उपेक्षा मत करिए। अपने आज को बीते हुए कल से उदास मत होने दीजिए, और अपने आज को आने वाले कल का दास भी मत बनने दीजिए। तो आने वाले कल का दास मत बनने दीजिए, बीते हुए कल से उदास मत होने दीजिए। लेट देयर बी नो लेटर फॉर द फ्यूचर। मैं भविष्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाले के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने धोनी को क्या लिखा कि तुम्हें अगली इनिंग्स के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब क्रिकेट के अलावा जो भी आगे जिंदगी बिताना चाहते हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सच बात यह है कि आप ये भी मत भूलिए, भूतकाल हिस्ट्री है, बार बार उसको याद मत करिए। इसलिए मैंने कहा बीते हुए कल से अपने आज को उदास मत करिए। पिछली बार मैं रह गया, पिछली बार इंटरव्यू में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, पिछली बार परीक्षाओं में मुझे कम नंबर मिले हैं, ये बीत गई है बात। और इसको क्या करिए, हिस्ट्री है, भुलाइए। फ्यूचर इज मिस्ट्री, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब IIM शिलोंग पहुंच गए अपने लेक्चर के लिए। 27 जुलाई 2015 की बात है। लेक्चर के लिए खड़े हुए और इतने में इतना जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ कि जिन्होंने लेक्चर देना था ऊपर वाले ने बुला लिया। इसलिए फ्यूचर मिस्ट्री है, अगले पल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा किसी को नहीं मालूम। दिसंबर 2019 तक किसी को नहीं पता था कोरोना क्या चीज है, और आज कोरोना ने सारी दुनिया को कितना आहत कर दिया आप जानते हैं। इसलिए सदा याद रखिए, ये जिंदगी ATM की अमानत है, ये जिंदगी एनी टाइम मौत की अमानत। कब मौत आ जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए बिंदास जीने के लिए और बेउदास दुनिया से चले जाने के लिए जितना लिया है उससे ज्यादा समाज को लौटा जाओ। क्योंकि जो दुनिया से केवल लेते हैं, जो दुनिया को लूटते हैं, वो सिकुड़ते हैं, सड़ते हैं, निढाल हो जाते हैं। दुनिया से लेने वालों को हमारे शास्त्रों में ठग कहा गया है, और जो दुनिया को लौटाते हैं उनके लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है ठाकुर। और लौटाने वाले जो हैं वो निखरते हैं, बढ़ते हैं और निहाल हो जाते हैं। चुनाव आपका है, निखरना, बढ़ना और निहाल होना चाहते हो या सिकुड़ना, सड़ना और बेहाल होना चाहते हो। सदा याद रखो, टेक अर ईट वेल एंड गिव अर स्लीप वेल। इसलिए सदा याद रखिए, बीत गया सो बीत गया, आने वाले के बारे में मुझे पता नहीं है। मेरे मुट्ठी में तो आज है, अभी है, ये पल है, और इस पल का मैं नंबर 1 सर्वाधिक
नंबर 2, मैं सर्वोत्तम इस्तेमाल करूँगा। असल में जीवन की सबसे महंगी चीज़ क्या है? सबसे महंगी चीज़ है हमारा आज, हमारा वर्तमान। ये भी चला जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया आपको, दुनिया की कोई भी संपत्ति आज को नहीं खरीद सकती, पल को नहीं खरीद सकती। इसलिए मैंने आपको कई बार ये बात याद करवाई, टाइम इज मनी। भूल जाइए, ये बहुत बड़ी गलती है। टाइम मनी हो ही नहीं सकता। वर्तमान इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ओशो क्या कहते थे, जो शेष बचा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो शेष बची है उसे विशेष बनाओ, अन्यथा क्या हो जाओगे? अवशेष तो हो ही जाओगे। तो जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। इसलिए बेटे याद रखिए, बीती ताही बिसार दे। जो बीत गई सो बीत गई। हाँ, उससे सबक जरूर लीजिए, उससे शिक्षा जरूर लीजिए कि जो बीती थी वो दुखदाई थी तो क्यों थी। मैं आपके सामने एक छोटी सी पहेली रख रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस समय 4/4 हैं, अंश का चौथा हिस्सा, 4 आयत हैं। ये 4 आयत हमने 2 आधारों पर बनाए हैं। नंबर 1, वक्त की दृष्टि से, काम की दृष्टि से कौन सा काम ऐसा है जो अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, आपको करना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यदि मुझे महामारी हो गई है तो मुझे इलाज तो कराना ही है। यदि मुझे महामारी हो गई है और वो भी कोविड महामारी हो गई है तो फिर मुझे क्वारंटीन करना ही पड़ेगा अपने आप को, अत्यावश्यक। आज बिल जमा कराने की लास्ट डेट है तो लास्ट डेट है, अत्यावश्यक है। लेकिन दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? और इन 2 आधारों पर आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमने सारी गतिविधियों को, सारे कामों को 4 भागों में बांट दिया है। नंबर 1, वो काम जो अत्यावश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो ये अत्यावश्यक भी है, अर्जेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 2, सामने देखें आप, ये काम अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये काम अत्यावश्यक तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण तो है। नंबर 3, वो काम जो अर्जेंट है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि अत्यावश्यक है लेकिन अमहत्वपूर्ण भी है। नंबर 4, जो ना अत्यावश्यक है और न महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं। यदि आपको चुनना पड़े कि आप इनके क्रम निर्धारित करिए कि आप किस क्रम में रहना पसंद करेंगे। अर्थात सबसे पहले आप ये वाले काम नंबर 1, ये वाले काम नंबर 2, ये वाले काम नंबर 3, ये वाले काम 4। अर्थात आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करिए। मैंने आपसे कहा मैं आपको थोड़ा वक्त दे रहा हूं और इस दौरान आप जरा क्रम लिख जाइए, 1 2 3 4 या 4 3 2 1 या 2 1 3 4 या 1 2 3 4 3 अपने आप लिख जाइए और फिर जरा अपनी परीक्षा खुद करिए। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप जानते हैं कोई एक है जो हर क्षण, हर सेकंड उसकी नज़रें हम पर हैं और उसके रिकॉर्ड में कभी गड़बड़ नहीं होती है। उसके पास हर एक का हर पल, हर क्षण का रिकॉर्ड है। अब जरा अपनी जांच करिए। असल में सबसे पहले मुझे 2 जो क्रियाएं हैं सर्वोच्च प्राथमिकता उसको देनी चाहिए, उसके बाद 1, उसके बाद 3। और सच बात यह है, यदि आपके पास समय बचा है तो फिर चौथे क्रम की क्रियाएं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मुझे सबसे पहले तो
एक वाले काम करने चाहिए, क्योंकि अत्यावश्यक भी और महत्वपूर्ण है। परीक्षा सिर पर है, मैं पढ़ूं क्यों नहीं? आज मुझे फीस जमा करानी है या बिल जमा कराना है, मैं क्यों नहीं भरूं? एक्सीडेंट हो गया, मैं इलाज क्यों नहीं करवाऊं? मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं ठीक क्यों नहीं कराऊं? मैं महामारी का शिकार हो गया, मैं उसको वक्त क्यों न दूं? लेकिन बेटे जरा अपने आप से सवाल पूछिए, क्या परीक्षा अचानक सिर पर आ जाती? परीक्षा की पूर्व घोषणा नहीं होती है? और जो इतना लंबा वक्त आपको मिला था, उस लंबे वक्त में आपने अपने आप को समय क्यों नहीं दिया? क्या कहा था मैंने? वक्त पर खुद को दे वक्त इतना कि वक्त पर पूरा हो सके तेरा हर सपना। क्या कहा था मैंने आपको? वक्त आएगा, वक्त जाएगा, अरे ओ कम वक्त, इस वक्त का ख्याल रखना, ये वक्त ही वक्त पर काम आएगा। सच बात है, वक्त कम नहीं होता है, हम और आप कम वक्त होते हैं। तो परीक्षा अचानक सिर पे नहीं आती, बिल की लास्ट डेट अचानक नहीं आती। और हम और आप क्या करते हैं सामान्यतः? बिल की लाइन में खड़े हुए हैं, फीस की लाइन में खड़े हुए हैं, और अपने से आगे जितने हैं उनको गालियां और दे रहे हैं कि इसको लास्ट डेट ही मिली थी। असल में सच बात यह है, जो आगे खड़े हैं उनको लास्ट डेट यदि आज ही मिली थी, वो सब पट्टे हैं, तो आप तो उल्लू के पट्टे हैं, क्योंकि असल में आप तो उनके पीछे खड़े हुए हैं ना। इसलिए एक बात याद रखिए, ये क्रियाएं इसलिए आज सिर पर आ गई क्योंकि हमने यहाँ लापरवाही बरती। और इसलिए क्या करना चाहिए बेटे? नियमित पढ़ाई करिए। क्या करना चाहिए? नियमित व्यायाम करिए, नियमित घूमने जाइए, नियमित योग करिए, और जो आपको काम करना है उसको आप पहले कर डालिए। नोट्स बना लेते, रेगुलर पढ़ाई करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए मत भूलिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। इसलिए ये पहली क्रिया, और इसको इसलिए हमने नाम दिया किस्म। यदि आप अपने वक्त का गुणवत्तापूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं, केवल मात्रात्मक नहीं, तो पहले ये काम फिर ये। अब ये अचानक एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। एक्सीडेंट के लिए तो पहले से तैयारी की नहीं जा सकती। एक्सीडेंट का मतलब ही क्या होता है? जो अचानक हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना, आज मेरे उससे मुलाकात एक्सीडेंटली हो गई। तो ये होंगी कई बार, लेकिन ये विवशता है, यानी कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मुझे करना है। ये क्रियाएं कौन सी हैं? ये वो क्रियाएं हैं जो वास्तव में अत्यावश्यक तो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दोस्त आपका टपक गया, और वो भी बातूनी, वो भी गपोड़ी। अब आप क्या करेंगे? तो ये अत्यावश्यक तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और यदि आप विवेकपूर्ण हैं तो नाराजगी की चिंता नहीं करेंगे। भाई, इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, बहुत जरूरी मुझे काम है। आप विश्वास करिए, हम कोई दोस्त हैं, 1965 से हैं हम, लगभग 8 दोस्त, और हर बिरादरी के दोस्त हैं, हर जाति के दोस्त हैं। हमने क्या तय किया? इन दिनों मिलना संभव नहीं है, तो शनिवार को रात को 9 बजे हम वीडियो कॉल के द्वारा एक दूसरे से बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। कई विदेश में हैं, और हमने समय तय किया और तय कर लिया 15 मिनट बात करेंगे। इसलिए यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई, कुछ अतिथि आ गए, अतिथि की परिभाषा क्या होती है? जो बिना अतिथि के टपक पड़े, वही तो अतिथि। ये सब आ गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है किसी कारण से, कोशिश करिए, ये छलावा है, और इसलिए इससे बचिए। और ये क्या है? ये क्रियाएं तो करनी ही नहीं चाहिए यदि आप समय के मूल्य को समझते हैं। और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, 1 साल, 1 महीना, 1 पखवाड़ा, 1 मिनट, 1 सेकंड कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए यहाँ वक्त खराब नहीं करना चाहिए। जरा दोबारा देखें, ये जो पहले वाला है, ये किस्म का संबंध है इससे। दूसरे वाला विवशता,
चारा नहीं है मेरे पास, तीसरे वाला छलावा है, और चौथे वाला टाइम का वेस्टेज है, टाइम का अपव्यय है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक सर्वेक्षण से ये सिद्ध हुआ कि सामान्यतः लोग अपने कुल वक्त का 15% इसमें खर्च करते हैं, 25 से 30% इसमें, 50 से 60% इसमें, और 2 से 3% इसमें। मैं मान के चल सकता हूं कि आपको सबक मिल गया होगा कि हमें इस पर ज्यादा समय बिताना चाहिए, ज्यादा समय लगाना चाहिए, यदि आप अच्छे समय प्रबंधक बनना चाहते हैं। यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह से इस विशेषण को प्राप्त करना चाहते हैं, द ग्रेट फिनिशर, एक महान समापक जिसको पता था कब कैसे समाप्त करना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये विश्लेषणात्मक दिखाने की कोशिश की। सच बात क्या है, जरा आप देखिए, वो काम जो अर्जेंट भी नहीं होते हैं, इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं, अत्यावश्यक भी नहीं होते, और जिनकी महत्ता भी ज्यादा नहीं होती, हम 60% वक्त खराब करते हैं। वो काम जो कि अर्जेंट को इम्पोर्टेंट पर हावी बना देते हैं, 30% हम, लेकिन इम्पोर्टेंट को अर्जेंट नहीं बनने देते, ऐसा 10%। आइए, जो काम इम्पोर्टेंट है उसको अर्जेंट मत बनने दीजिए। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यदि आप नियमित योग करते हैं, ध्यान करते हैं, घूमने जाते हैं, आलस त्यागते हैं, तो महामारी को भी आप परास्त कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी रेसिलियंस बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो मैंने आपके सामने एक विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दी है, कोशिश करिए इसको गहराई से समझिए, हो सकता है तो लिख डालिए और प्रयास करिए। सबसे पहले दूसरे नंबर, फिर पहला, फिर तीसरा, और चौथा हमें करना ही नहीं चाहिए।